तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप एक 29 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना था, जिसको अपना फ्यूचर बनाना था, आज पागलों की तरह राज्य का भ्रमण करता है। इसी जीटी रोड के किनारे मेरा घर था। ये असल में वोट कटवा कौन है? तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के। एक बार ये पिटेगी, एक बार ये पिटेगी, पिटना आपको पड़ेगा। 10,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास, 12,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो जरूर आदमी भूखे मर गया। मैं हाँ एग्रेशन में बात करता हूँ, लेकिन कारण कौन है? यही लोग कारण है। देखिए, क्या लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने आपसे संपर्क किया था? थोड़ा सा चूंकि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे लड़के हमको घेर के खड़े हैं। कौन तो दिल्ली रांची दोनों जगह से था, तो किसी ने 9 से 10 सीटों तक का भी ऑफर दिया था, तो किसी ने राज्यसभा सांसद के भी। सुदेश महतो कहा कि आप आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं राज्य में। देश महतो के राजनीति में रहते जरा महतो का उदय नहीं होता। जब आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि ऑफर आए कहाँ से थे? नहीं देखिए, चूंकि कुछ चीजें प्रोटोकॉल होती है। दिल्ली से कि रांची से फोन आया? नहीं, फोन तो दिल्ली रांची दोनों जगह से था, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनका यही पहला कहना होता है कि तुम तो बच्चे, मैंने थोड़ा सा तुम्हारा स्वभाव अभी बच्चों वाला है, तुम तो कभी ना कभी बोल ही दोगे भाषण में, लेकिन बस नाम का जिक्र मत करना और पार्टी का नाम लोगों को मत बताना। वे लोग खुद कंफ्यूज हैं। जेएमएम वाले बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी बोलते हैं हम जेएमएम की तरफ से हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगेगा। उसके बाद मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, यदि गिरिडीह लोकसभा जो सीट मैंने लड़ा और उसमें 10,000 लेके आता, आप मुझे कह सकते हैं वोट कटवा। भैया मैं एक आइडेंटिटी बना के आया, मैं 3.5 लाख वोट, और उतना तो छोड़िए, मैं दोनों को चुनौती देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देता हूँ कि असल में वोट कटवा कौन है। तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के, लड़े बीजेपी आजसू जेडीयू अलग होके, लड़े जेएमएम कांग्रेस सीपीआई आरजेडी अलग होके, 8वीं पार्टी जेल के मैदान में, औकात का पता चल जाएगा कि वोट कटवा कौन है। अरे लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला बालू पत्थर खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। कभी बीजेपी जेएमएम आज विपक्ष में है, कभी 2013 में सरकार बना लेती है और आज ये लेक्चर दे रही है। आइए बिल्कुल आइए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी। 2 पार्टी होने से डिक्टेटरशिप बढ़ता है, क्योंकि ए या बी, तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक बार ये पिटेगी, एक बार ये पिटेगी, पिटना आपको पड़ेगा। अगर 10 पार्टी होती तो आपके पास ऑप्शन होता कि हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 9 पार्टी के मेरे पीछे लगी है। अगर हमको अगला बार मौका मिलेगा तो 10 टर्म के बाद मिलेगा। तो आइए मैदान में, चारों दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन तोड़े चुनाव, तोड़े गठबंधन, और आज जेल के मैदान में पता चल जाएगा कौन वोट कटवा है, किसका कितना पानी में, कौन कितनी हैसियत में है। अरे भैया, आप चोर चोर मौसेरे भाई खनिज को लूटने के लिए, बस इनकी मंशा यही है कि झारखंड की खनिज को लूटा जाए। और वही हाल है। आज हमारी दरिद्रता का कारण क्या है? आज हमारी गरीबी का कारण क्या है? एक 29 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना था, जिसको अपना फ्यूचर बनाना था, आज पागलों की तरह राज्य का भ्रमण करता है। 12-2 बजे रात को लोग देखिए चारों तरफ घेर के बैठे हैं, सुनते हैं। क्यों भाई? न क्योंकि इस राज्य ने एक अन्याय की चरम सीमा को देखा है, इस राज्य ने शोषण की चरम सीमा को देखा है, और ये किसी ने नहीं किया है, इन नेताओं ने किया है। मैं बार बार कहूंगा, ना आपको मार्क्स की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ना प्लेटो ना सुकरात की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप गरीबी को जानना चाहते हैं, गरीबी का कारण क्या है? एक लाइन में सुन लीजिए, कुछ लोगों का ज्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। और वो कुछ लोग कौन है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? कुछ कॉर्पोरेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास, 12,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो जरूर आदमी भूखे मर गया। आप 4 डिस्ट्रिक्ट में घर बनाएंगे, आप 4 डिस्ट्रिक्ट में महल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आम व्यक्ति झोपड़े में रहेगा। तो इसलिए मैं हाँ एग्रेशन में बात करता हूं, लेकिन कारण कौन है? यही लोग कारण है, ये चोर चोर मौसेरे भाई कारण है। आज पता कीजिए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। मैं तमाम राज्य की, देश की तमाम मीडिया से कहूंगा, एक स्टिंग ऑपरेशन हो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा इनका कहाँ कहाँ संपत्ति है, कहाँ कहाँ इनका प्रॉपर्टी है। और अखबार के पन्ने बताते हैं, सम्मानित अखबार में छापा जाता है कि एक नेताजी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, एक का प्रत्येक दिन का इनकम 1 करोड़ का। बाकी आम व्यक्ति झारखंड में 100 रुपए से भी कम कमा रहा है। ये मेरे राज्य की कड़वी और कड़वाहट सच्चाई है। अगर आज एक लड़का कड़वी बात करता है तो ये कहाँ से मिला? ये 2 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था। इसी जीटी रोड के किनारे मेरा घर था, घर है भी। सुबह 2 घंटा खेलता था, शाम और बस पकड़ के कॉलेज जाता था। ये हुआ कहाँ से? इनके कारण हुआ है। आज झारखंड में औसत अगर एक व्यक्ति की प्रत्येक दिन की आय कही जाए तो 100 रुपए से भी कम है। और इसी झारखंड में एक नेता है जिस विधानसभा में बैठे हैं 1 करोड़ रुपए कमाता है। ये अखबार कह रही है, एक सम्मानित अखबार कह रही है।
चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ ना सही, 50 लाख में कहीं दाग नहीं लगेगा, तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप आज झारखंड आप आए हैं, झारखंड में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास की पुतहू चुनाव लड़ रही है, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है और अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है? और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अरे हम, मेरी तो सराहना करनी चाहिए कि कल का लड़का, एक 29 साल का लड़का लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को प्रेजेंट करने आया है। ये लोग, यही ऐसे ही व्यवहार वाले लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। यही लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? एक परिवार के पास विधायक सांसद होंगे, उसी परिवार के पास कई अरबों की संपत्ति होगी, तो एक आम व्यक्ति अगर कहीं उनके खिलाफ अगर कुछ कर भी देता है तो कहीं ना थाना में रिपोर्ट लिखा जाएगा, कहीं नहीं। मैंने एक इंटरव्यू में एक उदाहरण दिया था, पुटकी में एक पार्वती महतो नाम की लड़की थी, उनके पिताजी को BCCL मैनेजमेंट ने बैठा दिया नौकरी से। वो लड़की गई जनरल मैनेजर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में, सुनने में आया, कानों लोगों ने कहा कि गुस्से में जनरल मैनेजर ने चांटा लगाया था जोरदार, उनके नस पे लगा, वो लड़की वहीं ऑन दी स्पॉट मर जाती है। फिर वो उनको बाथरूम में ले जाके सुसाइड के टाइप से लगने के लिए लगा सेट करते हैं। FIR होता है, DC SP किसी की औकात नहीं होती है कि उस जनरल मैनेजर को एक दिन थाना बुलाया जाए। ये तो स्थिति है। इसीलिए मैं तो एक सुंदर तस्वीर लेके आया हूं। एक 29 साल का लड़का अकेले दम पे राजनीति कर रहा है, लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आपकी क्यों नहीं औकात हुई कि आप जनरल मैनेजर के दिन थाना में बुला पाए? क्यों? क्योंकि आपने सेंटर कर दिया है, पॉलिटिक्स को एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है और पैसा को भी एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है। इसलिए आम व्यक्ति की औकात भिखमंगों से भी बदतर आपने कर दिए। तो अगर मैं आया हूं तो मुझ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, मेरी सराहना होनी चाहिए थी कि 29 साल का लड़का इन स्थापित नेताओं की हालत खराब करके रखा हूं। आज इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर कहीं चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री में हमने बहुत सारा चुनाव करवाया है, लेकिन झारखंड में के और नहीं भारत के इतिहास में एक चुनाव देख रहे हैं जहां एक 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की स्थापित पार्टियां मुंह और हाथ धो के पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी डर है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो फिर उनका जो रास्ता है, नेता के बाद नेता की बीबी, वो रास्ता बंद होगा, उनकी बीबी के बाद उनका बेटा, ये रास्ता बंद होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर नहीं कही जा सकती है। देखिए, CGL JSS का जो मामला है, ये इसकी परीक्षा सबसे पहले 28 जनवरी 2024 को ली गई थी और उसी दिन पेपर लीक गड़बड़ी का मामला सामने आया। सरकार आगे आती है और सरकार स्वीकार करती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, और कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी उनके नाम सामने आते हैं उस पेपर लीक में। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने स्वीकार किया है, SIT का गठन किया जाता है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और विभिन्न अखबार के पन्नों के माध्यम से ये भी जानकारी मिली थी कि उस समय जो पेपर लीक हुआ था 27 लाख में पेपर बेचा गया था। तो फिर वो सितंबर महीने में फिर से उसी को पुनः एग्ज़ाम लिया जाता है, री एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस बार भी छात्र धरने पर बैठे थे। लाखों की आबादी में रांची में छात्र धरने पे बैठे थे, लेकिन चूंकि आचार संहिता, इलेक्शन आ गया, इसीलिए वो धरने से वापस हो चुके हैं। तो ये तो सच्चाई है इस राज्य की कि जिनको सत्ता की चाबी मिलती है, जिनको सत्ता में मौका मिलता है, वो अक्सर सीटों को बेचने का कार्य करते हैं। इससे पहले JPSC में भी 5वीं JPSC हम कटघरे में थी, वहाँ मिनिस्टर्स और बहुत सारे विधायक, उनके रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ था, जबकि आम लोग कहते हैं कि उनके जो विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो उतने तो ब्रिलियंट नहीं थे कि JPSC को क्रैक करते। ये आम लोग जो उस गांव के आसपास के लोग हैं। तो ये झारखंड में JPSC को खरीदा जा सकता है, ये सिस्टम है। CGL का हाल अभी बहुत बुरा है। अब रहा हम लोग सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी लिखे हैं कि हम लोग एक विशेष टीम का गठित होगा, और हम लोग जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हम लोग फ्री और फेयर एग्ज़ाम करने के लिए ऑनलाइन जो मेथड है उसको अपनाएंगे। और कैलेंडर्स, चूँकि सरकार हमारी जब से बनी है, कभी 6 सालों में, कभी 5 सालों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो हम लोग एक नियमित परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सरकार के माध्यम से कैलेंडर होगा, और चूँकि हमें लगता है कि हमारा सिलेबस भी सरकार के माध्यम से होगा ताकि छात्रों को सुविधा हो। देखिए, कुड़मी समुदाय जिनकी आज दशकों से मांग रही है सूचीबद्ध होने की, और मेरे जन्म से पूर्व
संभवतः शायद मेरे पिताजी के जन्म से पूर्व ये मांग रही है। और चूँकि ऐतिहासिक दस्तावेज, हमारी ऐतिहासिक तमाम चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती है, जब अंग्रेज़ों का कालखंड था और जब अंग्रेज़ों का तमाम सर्वे 1871, 81, 91, 1931 तक हम लोग ट्राइब्स की सूची में थे। और 1931 में शायद प्रिमिटिव ट्राइब से उसे नोटिफाइड किया गया था। और उस समय तक कुड़मी कम्युनिटी बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ ट्राइब की लिस्ट में थे। उन्हें 1950 में विदाउट नोटिफिकेशन बाहर कर दिया जाता है। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ और जहाँ तक मेरा निजी तर्क है, उसका कारण यही था कि 1907 में टाटा जमशेदपुर में जोरदार ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। गांव वालों की ज़मीनें, जिनमें कुड़मी के शायद 18 गांव थे और संथाल हो के 14 गांव के आसपास, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ थोड़ा सा उनमें ह्यूमैनिटी थी, उन्होंने 1908 में CNT कानून को लगा दिया। यानी 1907 में जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ टाटा के माध्यम से, बहुत ज़्यादा कम सम नहीं, 18 गांव समझ रहे, एक कम्युनिटी के 18 गांव, तो ऐसे हमको लगता है सैकड़ों गांव का टाटा ने अधिग्रहण किया था। तो उस समय 1908 में अंग्रेज़ों के कालखंड में CNT कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। और उसके बाद जब तक कुड़मी कम्युनिटी ट्राइब्स की सूची में थी, तब तक उनकी ज़मीनों का 1 इंच अधिग्रहण नहीं किया जाता है। यानी CNT 1908 में लगने से पहले 1907 में धड़ल्ले से ज़मीन लिया जाता है, और जैसे उनको 1950 में ट्राइब्स की सूची से हटाया जाता है, 1951 में उनकी बर्बादी का एक रास्ता मिलता है, सिंदरी कारखाना, जो एशिया का नामी कारखाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद आए थे ओपनिंग के लिए। 1951 में वो स्थापित होता है। 1950 में कुड़मी बाहर होती है ट्राइब्स की सूची से, और 1951 में फिर उनके 50 गांव बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अगर समझना है कि उनको ट्राइब्स की सूची से क्यों हटाया गया है, तो हमें लगता है ज़्यादा दिमाग फिराने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर जो ट्राइब्स की सूची में रहता है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। तो अगर उनको ट्राइब्स की सूची से हटा देंगे तो उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण ईजिली हो जाएगा। और झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की लूट रही है तो ज़मीनों की रही है। रीजन दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, नदियों के किनारे उद्योग की संभावना है। और रीजन क्या है? कोयला, यूरेनियम, थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, ऐसे 75 किस्म के मिनरल्स। और मैक्सिमम जो मिनरल्स रहे, हमें लगता है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो उसमें कुड़मियों की ज़मीन बहुत ज़्यादा रही। तो इसलिए उनको देखिए 1908 और 1950, बस इतना ही समझिए कि 1908 में CNT लगने के बाद 1950 तक कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है। जैसे 1950 में उनको हटा दिया जाता है, 1951 में सिंदरी, फिर हिंडाल्को सिल्ली में, उसके बाद तमाम जो उद्योग हैं। और अभी टाटा की 3 परियोजनाएं चल रही हैं, शायद मेरे जानकारी में, ज़्यादा भी हो सकता है। एक टाटा की घाटो, एक टाटा जामाडवा, एक टाटा सिजवा। 90% ज़मीन कुड़मी कम्युनिटी की, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो रीज़न यही था। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी राज्य में थोड़ा सा विवाद होता है, चूँकि कई वर्ष हो गए हैं कुड़मी का ट्राइब्स की सूची से बाहर आना। तो ऐसा बाकी जो ट्राइब्स की सूची में भी हैं 35-36 समुदाय, उनको लगता है कि अगर उनकी एंट्री होगी तो हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें दखल होगा। तो मैंने वो तर्क भी दिया है कि एक नया कॉलम तैयार हो, जिससे फार्मिंग ट्राइब्स, कोई नया ट्राइब्स से एक नया कॉलम तैयार हो, जिसमें उस कौम को सूचीबद्ध किया जाए और उनकी जो मांग है उसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। विवाद भी समाप्त हो जाएगा और संवैधानिक देश में एक कौम जो विगत कई वर्षों से मांग रही है उसका अधिकार भी मिल जाएगा। ऐसे भारत एक संवैधानिक देश है और इस देश में संविधान के आर्टिकल 48 क में इस बात का विवरण है कि यहाँ वन्य जीवों का अधिकार है। जो लोग जंगलों में रहते जीव जंतु, उनको जीने का अधिकार है। तो कुड़मी कौम तो इंसान है जिनकी ज़मीनों में मैक्सिमम कोयला आपको मिला है। तो अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो एक नया कॉलम बना के उसका नया ट्राइब्स का नाम दे के फार्मिंग ट्राइब्स ETC संरक्षण देना चाहिए। उनकी भाषा जो कुड़माली है। तो मैं उस विवाद से परे एक नए सामंजस्य का पक्षधर हूँ। देखिए, झारखंड प्रदेश का निर्माण सर्वप्रथम एक आदिवासी राज्य के रूप में ही हुआ है और ऐसे में अगर उनकी मांग है सरना धर्म कोड एक अलग कॉलम, चूँकि कुछ वर्षों पूर्व कर्नाटक में भी लिंगायत को धर्म कोड की मान्यता मिली है, तो ऐसे में अगर किन्हीं की भावना है, लोकतांत्रिक भारत है जहाँ लोगों की मान लेना सर्वोपरि है, तो सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं। और जहाँ तक अपने खतियान का सवाल किया, चूँकि झारखंड जब अलग हुआ है तो यहाँ के सभी वर्गों ने
सभी तबके के लोगों ने इस राज्य को अलग करने के लिए एक संघर्ष किया है। तो जब राज्य को अलग करने के लिए संघर्ष किया है, संघर्षों के परिणाम स्वरूप ये राज्य मिला है, तो ये राज्यवासियों का जेन्युइन अधिकार है कि उनको एक मिले आइडेंटिटी, इस राज्य में उनको स्वराज्य का अनुभव मिले, जो कि संघर्ष का राज्य है। अगर इस राज्य में उनको स्वराज्य का अनुभव नहीं मिलेगा, जो संघर्ष का राज्य है, तो फिर इस राज्य के लड़ के लेने का कोई आशय ही नहीं है। तो इसलिए एक डोमिसाइल पॉलिसी बने, सटीक डोमिसाइल पॉलिसी बने, और वो खतियान के आधार पे बेहतर हो सकती है। देखिए, जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो गांव के अभी फिलहाल ठीक है, हम पार्टी केंद्र अध्यक्ष हैं, लेकिन एक सदन के बाहर के लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम जीत के सदन में जाएंगे, चीज़ों का अध्ययन करेंगे, रोड़ा कहाँ है, उस रोड़ा की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को मानने वाला ये देश है, और आदिवासी कल्चर के जो लोग हैं उनका भी दिल बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना था कि आप उनकी ज़मीनें मांगेंगे तो वे जंग छेड़ देंगे, लेकिन कागज पे किस आधार पे? मैं ये बात को पूरी कर रहा हूँ। उन्होंने भी माना था इनका दिल बहुत सरल है, भोले भाले लोग हैं। तो अगर जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि 1952 से वे लोग रहते हैं, तो हमने भी तो कहा एक श्वेत पत्र जारी होगा। श्वेत पत्र का मतलब जो आप लिख के देंगे उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो झारखंड के निवासी हैं, तो श्वेत पत्र एक बनेगा, और उस पत्र में ये तय हो जाएगा। चूँकि आप अगर दोनों राज्यों में अपनी पहचान बना के रखे हैं, आप बिहार से भी संबंध रखे हैं, उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखे हैं, बंगाल से भी संबंध रखे हैं, और झारखंड से भी संबंध रखे हैं, तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण से ही अवैध है, क्योंकि भारत का संविधान आपको एक राज्य के मूल निवासी होने का कारण कहता है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से ही अवैध है। तो अतः अगर कुछ लोग इस भूभाग में आके रह गए हैं, बस गए हैं, पर शर्त है उनका अपने भूभाग से नाता टूट गया है, तो ऐसी परिस्थिति में एक श्वेत पत्र बनाएंगे। एक श्वेत पत्र का सरकार हम लोग पक्षधर रहेंगे और उन पर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, सुदेश महतो से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम बड़ा भाई मानते हैं, और उस शख्स ने इस राज्य की बागडोर को लगातार 1 दशक से ज़्यादा संभाला है मंत्री पद में रहकर। और उसके बाद अगर एक युवा, साधारण सी युवा, जो 2 वर्ष पहले जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिस उम्र में उसे अपनी करियर, फ्यूचर और इश्क की कविताओं पे गौर फरमाना चाहिए था, वो एग्रेशन की बात करता है, तो उसमें सुदेश महतो जैसे शख्स लोग ही जिम्मेदार हैं। आप 1 दशक से ज़्यादा आप मंत्रालय को संभालें और आप इस राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएँ, ये ताज्जुब की बात है। तो इसलिए अगर ये इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जो जिम्मेवार पदों पर कई वर्षों से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचनी है, और उनके कार्यकाल पर एक सवाल चिन्ह खड़ा होता है। और देखिए, फिलहाल उनकी जो राजनीति है वो जनता से काफ़ी उब चुकी है। अगर उनकी राजनीति अगर सही होती तो सुदेश महतो के राजनीति में रहते जयराम महतो का उदय नहीं होता आज। और वास्तव में यही है। आप अगर गांव में जाके अगर पूछें एकदम साधारण से साधारण व्यक्ति से, तो लोग यही कहेंगे कि सुदेश महतो को लोग सुदेश भैया, सुदेश दादा के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो सुदेश सर और सुदेश बाबू बन गए हैं। इसलिए वो आम जनता की राजनीति से कट गए हैं। अब वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, ये और बात है कि जब से मेरी एंट्री हुई है वे लोग मुद्दों पे बात करने लगे हैं, नहीं तो मुद्दों को लगभग उन्होंने भुला ही दिया था। तो इसलिए अगर एग्रेशन या फिर आतंक जैसी भाषा आप कहते हैं, तो पहले आप अपने आप को टटोलिए कि आखिर एक युवा क्यों इतनी आक्रामक व्यवहार के साथ राजनीति कर रहा है, क्या कारण है। जबकि मैं एक युवा हूँ, वो 50 की उम्र लगभग पार कर चुके हैं, हमारी और उनकी आयु में 20 वर्षों का अंतर है। तो बैलेंस होकर तो हमको चलना चाहिए था कि हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है, हम तो यही अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की, तो हमको तो बैलेंस होकर चलना चाहिए था, हमको तो अपने आप को बचा के चलना चाहिए था। लेकिन हम लगातार माफियाओं को आड़े हाथ लेते हैं, चाहे वो कोयला माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, यहाँ तक कि हम IAS IPS को भी कटघरे में ला खड़ा कर देते हैं। यही आपके जहाँ खड़े हैं, यहाँ इस जिला के एक DC थे, उनकी अर्धांगिनी बगल के एक फैक्ट्री में 1,17,000 रुपये का पेमेंट उठाती थी। हमें जानकारी मिली, हम सीधे मीडिया में बात को उछालें, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को कहा कि नौकरी छोड़िए। तो अगर गलत कोई करता है तो हम उसको सीधे आड़े हाथ लेते हैं, चुनौतियों के साथ उनका मुकाबला करते हैं। तो हम इतने लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाते हैं? एक 29 साल का लड़का इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपना दुश्मन क्यों बनाता? तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि उन्होंने मुद्दों की राजनीति करना छोड़ दिया है। इसीलिए मैं मुद्दों की बात करता हूँ, और मुद्दों की बात वही करते हैं जो मुर्दे नहीं होते हैं। तो जिंदा है भैया, मुद्दों की बात करेंगे।
BCCL हमारी ज़मीन पे, CCL हमारी ज़मीन में, ECL हमारी ज़मीन में, CMPDI हमारी ज़मीन में। कोयला की 8 महत्वपूर्ण यूनिट में से 4 यूनिट झारखंड में है और उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये अन्याय केवल और केवल झारखंड के साथ होता है। DVC की तमाम परियोजनाएं धनबाद बोकारो में है, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये अन्याय केवल झारखंड के साथ ही हो सकता है। आप अगर नागपुर का संतरा खरीद के लाते हैं झारखंड तो रेट बढ़ जाता है। आप अगर कश्मीर का सेब खरीद के झारखंड लाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। आप यदि नासिक का अंगूर खरीद के झारखंड लाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। आप यदि तमिलनाडु का नारियल खरीद के झारखंड लेके आते हैं तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट पूरे इंडिया में एक ही मिलता है भाई। ये अन्याय केवल झारखंड के साथ होता है। तो उस अन्याय की पृष्ठभूमि से निकला एक लड़का है, एग्रेशन की बात करेगा। जिनको हमारा एग्रेशन समझना है उन्हें झारखंड में 6 महीना बिताना होगा। उन्हें झारखंड के लोगों में लगे हुए आग को भी समझना होगा, लोगों के दिल में जो आग लगा है उसे भी समझना होगा, और उनकी ज़मीनों के नीचे कोयला कोड़ते कोड़ते जो आग लगी है उस विषय को भी समझना होगा। उस धुएं से कैंसर की बीमारी लेके 50 और 45 साल की उम्र में जो मर रहे हैं हमारे लोग, उस दर्द को भी समझना होगा। एक साथ एक कोलियरी में कभी 275 कभी 268 लोग नीचे दब के मर जाते हैं, उस दर्द को भी समझना होगा। तो आज अगर एक लड़का एग्रेशन की बात कर रहा है झारखंड की पृष्ठभूमि में, ये अन्याय की पृष्ठभूमि आज बन चुकी है। आज एक हैदराबाद की कंपनी आती है, कहीं कोयला खनन का ठेका लेती है और 5 सालों में 5,000 करोड़ कमा के निकल जाती है, और हम उतने काबिल नहीं बन पाए कि दिन में 500 रुपये कमा सकें। तो भाई एग्रेशन की बात एक लड़का करेगा। मेरे जैसे कल को 1000 लड़के आएंगे, शायद आप उन्हें कल नक्सली का नाम दे के इनकाउंटर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अन्याय को समाप्त करने की बात नहीं करेंगे, आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप लोगों को हक दिलाने की बात नहीं करेंगे। क्या गलत है? आज चलिए इस राज्य में सैकड़ों मैं आपको ऐसी कंपनी बताऊंगा जो आउटसाइडर हैं। कोई हैदराबाद की है, कोई चेन्नई की है, कोई इलाहाबाद की है, कोई गुजरात की है, कोई बम्बई की है। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में वो कई हजार करोड़ कमा के निकल जाती है, और हम धुआं खाते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं और 500 रुपये के लिए तरस जाते हैं। इसीलिए सरकार के घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में हमारा क्या औकात है? 2000 रुपये गोगो मैया गोगो दीदी योजना, और जेएमएम के घोषणा पत्र में हमारा क्या औकात है? मैया सम्मान योजना 1000 रुपये। और ये एमयू और पर्चा काटेंगे, जमीन अधिग्रहण करेंगे उन विदेशी और दूसरे राज्य की कंपनियों को जो 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट में खनन का कार्य करेंगी और 1000, 2000, 4000 करोड़ का मुनाफा कमा के चले जाएंगी। तो इस अन्याय के बाद भी अगर बोलेंगे कि झारखंड का कोई बेटा बोले नहीं, तो वह झारखंड की मिट्टी ने हमेशा शेर को जन्म दिया है। कभी ना कभी कालखंड में कोई ना कोई बच्चा आएगा जो हुमच के अपने अधिकार की बात करेगा, आँख दिखा के अपने अधिकार की बात करेगा। हाँ, ये और बात है कि आप उन्हें नक्सली का नाम दे देंगे, हो सकता है, लेकिन अधिकार की बात। आइए, झारखंड को जानना है, जयराम महतो के एग्रेशन को जानना है, तो दिल्ली में बैठ के नहीं होगा भैया। आप गांव आइए, हमारे गांव में समय बिताइए, धनबाद की कोयला की खानों का दौरा कीजिए। तमाम जो बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ काम कर रही है, वहाँ मजदूरों के साथ जो जानवरों जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार को समझिए। एक बात बताइए, आखिर मेरे एग्रेशन को 95% लोग क्यों पसंद करते हैं? मालूम है, अगर मेरा वीडियो अगर 50 लाख लोग देखते हैं ना, तो उन 50 लाख से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हाँ ये सही है। क्यों? इस कारण को जानिए, क्योंकि उन लोगों को आज भी आप बहुत बदतर स्थिति में ला के रखे हैं। तो इसलिए कोई जन्म से एग्रेसिव नहीं होता है, और कोई चाहता भी नहीं। हर कोई चाहता है कि दोस्ती यारी के साथ एक फुटबॉल का मैदान हो, एक शाम हो, कुछ बढ़िया गीत गूंजे, कुछ बढ़िया शायरियाँ गूंजे, और दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम हो। लेकिन एक लड़का अचानक राजनीति में आता है और 2 सालों में इतना एग्रेशन का नेचर के साथ व्यवहार करता है। तो इसका कारण हमारी ये मिट्टी है, जहाँ भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारी मिट्टी आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शासकों के अधीन है। देखिए, झारखंड को समझना है तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम थोड़ी बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेशक आज नहीं है, लेकिन BCCL तो है ना भैया, ECL तो है ना। क्या है वो? कौन है? वही ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला हुआ स्वरूप है। आप बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री के खिलाफ, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। आप मानवता, पहला पैमाना आप मानवता रखिए, दूसरा पैमाना मुनाफा रखिए। जितनी भी कंपनियां झारखंड में है, आपका चैनल देश का एक नामी चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आम लड़का झारखंड का कहता हूं, मैं छोड़ दिए कि मैं एक प्रत्याशी हूं, भूल जाइए कि मैं किसी पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूं, ये भी भूल जाइए कि मैंने 3.5 लाख वोट लाया हूं। मैं एक आम लड़के के नाते कहता हूं, जो भी कंपनियां आती हैं, पहला पैरामीटर आपका मानवता रखिए, दूसरा पैरामीटर मुनाफा रखिए, कोई भी बात नहीं होगा। आप पहला पैरामीटर रखते हैं मुनाफा, और मानवता की तो बात ही नहीं होता है। लात चप्पलों जूतों से रोज गालियां सुनते हैं हमारे वर्कर्स। तो भैया वहाँ एग्रेशन की बात होगी, और हम गवर्नमेंट में भी आएंगे तो एग्रेशन से ही गवर्नमेंट चलाएंगे।
से कभी हमारी सीधी बात नहीं हुई है, इनडायरेक्ट भी बात नहीं हुई है। कल्पना सोरेन जी से भी हमारी कोई बात नहीं हुई। और देखिए बात क्यों होना, उन लोग से हमारी कोई तुलना ही नहीं है भैया। हो सकता है कल्पना सोरेन जी आगे चलकर इस राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, मंत्री बन सकती हैं, चूँकि वो एक राजघराने से संबंध रखती हैं। हाँ, आपके इस सवाल से एक सवाल हमें याद आया कि एक मीडिया ने हमसे सवाल पूछा था कि झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, एक जयराम कुमार महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, तो क्या इनमें तुलनात्मक अंतर क्या है? तो हमने एक ही लाइन कहा था कि आप कल्पना सोरेन जी को देवी कहिए, उन्हें महारानी शब्द से संबोधित कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि कल्पना सोरेन जी के विधायक बनने के बाद एक भी गांव की लड़की ने अपने आप को इंस्पायर किया है, अपने आप से मैंने उनसे प्रेरित हुई है कि हम विधायक बन सकते हैं, एक भी नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि कल्पना जी के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी, जैसे सीता सोरेन की बेटी तैयारी में है। उनको मालूम है गांव की किसी आम लड़की ने कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद ये हिम्मत नहीं किया, अपने आप को मोटिवेट नहीं किया या इंस्पायर्ड नहीं हो पाई कि हम भी विधायक बन सकते हैं। लेकिन जयराम महतो भी राजनीति में आया है और हजारों लड़कों ने सपना सजा लिया है कि हम विधायक बन सकते। लेकिन वो तो खुद को आदिवासियों की अपनी पार्टी बताते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लंबी विरासत रही उनकी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। मैंने इसीलिए कहा ना कि झारखंड को जानना है तो झारखंड आके बात करना होगा। आदिवासियों की पार्टी नहीं रही है, वो सर्व समाज की पार्टी थी। और उस पार्टी के सबसे मेन लीडर विनोद बिहारी महतो थे, जो हमारी बिरादरी से थे। उसी पार्टी में कॉमरेड AK राय की विचारधारा थी, उसी पार्टी में बहुत सारे लोग थे, बैकवर्ड्स लोग भी थे, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा कह रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी को हर एक वर्ग के लोगों ने उस समय सींचा था, हर एक वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया था, तो ऐसा नहीं है। बाकी हाँ ये है कि आज ये पार्टी उनके पार्टी ना होकर उनका परिवार है, और केवल उनका ही परिवार है, ये भी सत्य है।